Hello student, this is Alisha Miraz and you are watching A+S Pharmacy classes. सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ बायो फार्मास्यूटिक्स। तो आपकी 2 मार्क्स की क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये मतलब डेफिनेशन आप स्टार्टिंग से ही याद कर लीजिए और बेसिकली आपके सब्जेक्ट का बेस भी है। दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय बायो फार्मास्यूटिक और डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक्स। तो क्या होती है बायो फार्मास्यूटिक? स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कितना रेट आपकी ड्रग का, कितना अमाउंट आपकी ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में पहुंचा है, उसके फैक्टर्स को स्टडी करना बायो फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। अब हम ये फैक्टर्स क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम एंड द यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स। हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी बता सकें, वो ड्रग कितने टाइम में कितना काम कर रही है। ठीक है, ये कहलाता है आपका बायो फार्मास्यूटिक्स। इसके बाद एक टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक। आपने पहले ही पढ़ा होगा, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो आप कह सकते हो कि ड्रग का मूवमेंट इन द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक लाइक ADME प्रोसेस। इसके बाद एक टर्म आता है बायो अवेलेबिलिटी। ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ये बेस भी है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? रेट एंड एक्सटेंट मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कितना आपका ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। एनी अल्ट्रेशन इन द ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब आपकी जितनी ड्रग जाती है उतना ही एक्शन आता है, तो अगर उसमें से थोड़ी सी भी ड्रग कम होगी तो वो आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब आपकी जो डिजीज़ होती है उसको ठीक करने के लिए कम लेस इफेक्टिव हो जाएगी। तो आपका कितना अमाउंट ड्रग का एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जो टर्म्स आती हैं दैट इज, जैसे अभी हमने बात करी थी कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, तो मैंने ADME बताया था। तो यहाँ पे A किसके लिए? वो है एब्जॉर्प्शन के लिए, D किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, M क्या है? मेटाबॉलिज्म है, E क्या है? एलिमिनेशन है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपने ड्रग जहाँ से ली है, ओरली ली है, पेरेंटली ली है, वहाँ से उसका ट्रैवल कहाँ तक होता है? आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड तक। तो किसी भी ड्रग का मूवमेंट आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक को क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपका जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनमें जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन। तो द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड द अदर कंपार्टमेंट जनरली ब्लड एंड द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज इज रिफर्ड टू एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका ब्लड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो होता है दैट इज ऑल्सो एलिमिनेशन। इससे पहले आपका एक प्रोसेस आता है दैट इज M मतलब मेटाबॉलिज्म। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों ही आ जाते हैं कि अगर आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो दूसरी फॉर्म में आ रहा है तो दैट इज मे बी वो मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। उसका मतलब मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मीन होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। बेसिकली अगर हम ड्रग के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग, और यहाँ पे अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में या तो मेटाबॉलिज्म होगा या तो एलिमिनेशन हो जाएगा। कभी कभी ड्रग एक्टिव फॉर्म में भी एलिमिनेट कर सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिमूव द ड्रग from the body and terminate its action is called as elimination. Occurs by 2 process, 2 process से होता है। Biotransformation means metabolism which usually inactivates the drug, जो आपकी ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। And excretion which is responsible for the exit of drug metabolites from the body. Metabolites वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद रेसिड्यू बचता है, बेसिकली हम कह सकते हैं इनएक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो बचता है उसे मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। तो वो अगर बॉडी से आउट करना होता है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस किस के थ्रू होता है? आपको स्वेटिंग के थ्रू हो सकता है, फीसेस के थ्रू हो सकता है, यूरिनेशन के थ्रू होता है। तो काफ़ी सारे प्रोसेस है उनके थ्रू आपका एक्सक्रीशन हो सकता है। इसको एक्सक्रीशन को भी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो जो आपका बेस है वो क्लियर होना चाहिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना है। आपको आई थिंक ADME प्रोसेस पता चल गया होगा क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पता होना ज़रूरी है। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने अभी आपको एक बार बता दिया था, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो इससे देख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टाइम,
course of drug ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion, and their relationship with its therapeutic and toxic effect of the drug. The use of pharmacokinetic principle in optimizing the drug doses to suit individual patient need and achieving maximum therapeutic utility is called as clinical pharmacokinetics. बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि आपकी कितनी डोज किस बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए कितना थेरेपेटिक इफेक्ट देगी वो हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में. और अगर क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इंडिविजुअल पेशेंट पे किया जाता है, और क्लिनिकल आपको पता ही होगा सबसे पहले एनिमल्स पे स्टार्ट करके फिर आप आते हैं ह्यूमंस पे. तो बेसिकली अगर बात करें तो आपका क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहलाता है कि कितनी डोजेज आपकी इंडिविजुअल पेशेंट को मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर है, हम वो फार्माकोकाइनेटिक्स से पता करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज, अब अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें एब्जॉर्प्शन को, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बाय विच ड्रग एंटर्स द बॉडी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ड्रग जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ ड्रग थ्रू द फ्लूइड एंड टिश्यूज टू द बॉडी. मेटाबॉलिज्म, इरिवर्सिबल ट्रांसफर, मतलब ये आपका रिवर्सिबल नहीं, वापस नहीं हो सकता है. पेरेंट ड्रग कंपाउंड इनटू डॉटर मेटाबोलाइट्स, पेरेंट सेल से उसके डॉटर मेटाबोलाइट्स बनते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म. ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं. ये मैं दोबारा इसे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आपको एब्जॉर्प्शन डिटेल में पढ़ना है कि इनकी मैकेनिज्म क्या होती हैं, किस किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं, कौन कौन सी आपकी मैकेनिज्म लगती है. तो अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म. तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में किन किन तरीकों से हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन. पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें आपकी जो ड्रग होती है वो मूव करती है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे. तो जब हाइयर से मतलब ऊंचाई से कोई भी चीज़ नीचे आती है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. जैसे आप ऊपर से बॉल फेंकेंगे तो आपको एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि आप नीचे से बॉल फेंकेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए. तो यही होता है पैसिव डिफ्यूजन मूवमेंट. पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपकी जो फॉस्फोलिपिड की मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स मतलब होल्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी जो लिपोफिलिक ड्रग्स नहीं होती हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं, वो उससे मूव कर सकती है. क्योंकि आपका जो लिपिड सॉल्युबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे अगर कोई ड्रग को मूव कराना होता है तो फिर क्या कराते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कराते हैं. इसके बाद जो आपका आता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. तो आयन पेयर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर प्लस का प्रेजेंट है और आपने अगर बॉडी के बाहर से माइनस की ड्रग दे दी है तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मेथड कहलाता है. फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड, मतलब वहाँ पे एक कैरियर चाहिए होता है आपको ड्रग को बॉडी के सर्कुलेशन में पहुँचाने के लिए. जैसे कोई एक सामान आपको दूसरे को देना है तो कोई बीच में एक इंसान आए जो वो सामान दूसरे को पास करे, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड या मीडिएटेड कहते हैं. इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है. और सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है. सिम्पोर्ट मतलब आपका को ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. एंटीपोर्ट एक चीज़ अंदर आ रही है, दूसरी चीज़ बाहर जा रही है, एंटीपोर्ट कहलाता है. इसके बाद आता है आपका पैरासेलुलर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स की टाइट जंक्शन के थ्रू होता है. और फिर आता है परसॉप्शन. इसके बाद आपका आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसको आप एंडोसाइटोसिस भी कहते हो. एंडो मतलब एनगल्फ करने के बाद, खुद के अंदर समा लेने के बाद लास्ट एंड तक कोई चीज़ छोड़ा है, जिसमें फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों आता है. फिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जब आपकी ड्रग लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब सेल ड्रिंकिंग, आपकी जो ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में है तो फिनोसाइटोसिस कहलाएगा. अगर वही ड्रग आपकी सॉलिड फॉर्म में है तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा. तो अब हम लोग सबसे पहला वाला ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. तो क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एपिथेलियम. आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एपिथेलियम होती है उसके थ्रू आपका पैसेज होता है ड्रग्स का. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी चाहिए होती है उसको, एटीपी से. पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो मतलब उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती है.
अब पैसिव डिफ्यूजन की अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो ऑल्सो कॉल्ड नॉन आयनिक डिफ्यूजन, ये नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इट इज़ द मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ द ड्रग। 90% ड्रग्स के लिए आपका या उससे ज़्यादा ड्रग्स के लिए आपका पैसिव डिफ्यूजन ही प्रोसेस मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसमें ड्राइविंग फोर्स मतलब आपकी कंसंट्रेशन, क्योंकि हाइयर है तो उससे लोअर बिना आपकी फोर्स से जा सकता है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ड्रग कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये किससे जो डिफाइन किया जाता है, ड्रग की कंसंट्रेशन पे कि किस साइड कितनी है। पैसिव डिफ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय फिक्स्ड फर्स्ट लॉ। फिक्स्ड फर्स्ट लॉ जो डिफ्यूजन है फर्स्ट का, उससे आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच स्टेट दैट द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन until equilibrium is attained, and that the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient across the membrane। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है उसका मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक वो दोनों तरफ सेम नहीं होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं आइसोटोनिक नहीं होती है, दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन नहीं होती है, तब तक हाइयर से लोअर की तरफ मूव करता रहता है। तो ये आपकी पैसिव डिफ्यूजन की डेफिनेशंस हो गई। अब अगर पोर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। ये कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है, बल्क फ्लो भी कहलाता है और फिल्ट्रेशन भी कहलाता है। इन तीनों में से अगर कोई भी नाम आए तो आपको पोर ट्रांसपोर्ट ही लिखना है। द ड्राइविंग फोर्स इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और द ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक डिफरेंस होता है। द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिनका लेस देन 100 से होता है, लेस होता है मॉलिक्यूलर वेट, उनके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। जनरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, मैंने अभी आपको बताया था, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, मतलब आपकी जो लिपिड वाली ड्रग्स है वो इजीली चली जाएंगी बट वाटर सॉल्युबल नहीं जाती। तभी पोर ट्रांसपोर्ट, मतलब पोर समझ सकते होल, तो एक ऐसा होल होता है जिससे आपके वाटर कंटेंट मूव करते हैं, उसी के साथ आपकी वाटर लविंग ड्रग्स भी चली जाती है। फिर चेन लाइक और लीनियर कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अप टू 400 डाल्टन्स कैन बी अब्सॉर्ब बाय फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल द स्ट्रेन चेन एल्केन्स, एल्केन्स आपके इसे जो है अंदर मूव कर सकते हैं। ड्रग परमिएशन थ्रू वाटर फिल्ड चैनल इज इंपॉर्टेंट इन रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द लिवर। ये किससे होता है, आपका पोर ट्रांसपोर्ट से। बेसिकली अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम याद कर सकते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में आपका एक होल प्रेजेंट है जिसकी वजह से, जिसमें से ही आपका सिर्फ वाटर कंटेंट जाता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे से होल्स बनाए हुए हैं, यहाँ से आपका वाटर कंटेंट जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्लस की अगर आपका रिसेप्टर है तो माइनस की ड्रग देंगे तो वो दोनों आयन पेयर्स मतलब आयनिक फॉर्म करेंगे, प्लस माइनस का चार्ज। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड and sulfonic acids which ionize under all pH condition is ion pair transport. Despite this, their low oil in water partition coefficient values, such agent penetrates the membrane by forming reversible neutral complexes with endogenous ions of the GIT like mucin. Such neutral complexes have both the required lipophilicity as well as aqueous solubility for passive diffusion. Such a phenomena is known as ion pair transport. बेसिकली हम लोग इसको इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कटायनिक ड्रग है और एंडोजिनस में अनायन है, तो कटायन और अनायन एक साथ मिलके न्यूट्रल बनाते हैं, तो इसी से क्या बनेगा, आयन पेयर कॉम्प्लेक्स, जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आपकी बॉडी में अंदर जाएगा और ब्लड में जाके फिर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ड्रग आपकी अलग हो जाएगी और आपका जो एंडोजिनस अनायन था वो अलग हो जाएगा। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और अगर आपको वो इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, किसी और को आप शेयर कर दीजिए, शायद उनको समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड मैंने आपको बताया था कि आपको एक करियर चाहिए होता है जिसके थ्रू आपकी ड्रग बॉडी के अंदर जाती है। बेसिकली आप कह सकते हैं जैसे आपको कॉपी पास करनी है किसी एक बच्चे को जो आपसे दूर खड़ा है, तो बीच में जो बच्चा आपके खड़ा है आप उसको वो कॉपी दे रहे हो और वो कॉपी आपके उस बच्चे को पास कर रहा है, तो ये होता है कैरियर मीडिएटेड।
अब बेसिकली क्या होता है, सम पोलर ड्रग्स क्रॉस द मेम्ब्रेन मोर रेडली दैन कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू, लाइक monosaccharides, amino acids and vitamins will be poorly absorbed. The mechanism involved is carrier that binds reversibly or non-covalently with the solute molecules to be transported. This carrier solute complex transverses across the membrane to the other side where it dissociate and discharge the solute molecule. जैसा अभी मैंने आपको आयन चेन में बताया था कि आयन में क्या होता है, प्लस माइनस एक साथ बन जाते हैं और दूसरी साइड जाके वो अपना अलग हो जाते हैं. सेम एज इट इज कैरियर मीडिएटेड भी होता है, जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल को खुद में बाइंड कर लेता है और उसके बाद उसको वहाँ पे जाके छोड़ के वापस आ जाता है, अपना ये रिवर्सिबल प्रोसेस करता है. तो उसे क्या कहेंगे, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर स्पेस. इसमें क्या होता है, आपकी एटीपी मतलब एनर्जी रिक्वायर होती है ड्रग के मूवमेंट के लिए. तो हम अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से कोई भी चीज़ आप नीचे फेंकेंगे, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, तो वो आराम से चली जाएगी. पर लो कंसनट्रेशन की तरफ से जब उसे हाई कंसनट्रेशन में आपको भेजना होगा तो आपको एक फोर्स लगेगा, मतलब एनर्जी लगेगी, जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लगती है. तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, आपका एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट है, जिसके आपको एटीपी चाहिए होता है ड्रग के मूवमेंट के लिए. और बेसिकली ये ट्रैवल कैसे करता है, लोअर टू द हाइयर ड्रग कंसंट्रेशन. इसमें दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. इनको भी हम पढ़ेंगे. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस प्रोसेस देयर इज डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट, मोर ओवर द प्रोसेस ट्रांसफर्स ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल एंड इन ओनली वन डायरेक्शन, हैंस कॉल्ड एन यूनिपोर्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. मतलब ये सिर्फ एक ही साइड में मूव करता है और इसको बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए होती है, डायरेक्ट एटीपी चाहिए होती है कंसंट्रेशन के मूव करने के लिए, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और हाईलाइट करके लिखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है. इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी कपल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. लेकिन अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो सिम्पोर्ट को ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है और इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन. जब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, सिम्पोर्ट. जैसे एग्जाम्पल Na प्लस ग्लूकोज सिम्पोर्टर. इसके बाद एंटीपोर्ट क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. एग्जाम्पल H प्लस यूजिंग द Na प्लस ग्रेडियंट. तो हम क्या कह सकते हैं, जब आपका एक कंसंट्रेशन राइट में जा रहा हो और दूसरा कंसंट्रेशन लेफ्ट में वापस आ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे हम, एंटीपोर्ट. अब अगर हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मतलब एंडोसाइटोसिस जिसे कहा जाता है वो देखें, तो लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट दीज आर ऑल्सो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द वेसिकल इनटू अ सेल. मतलब ये एनगल्फ करने के बाद कराता है ट्रांसपोर्ट और इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन द प्रोसेस कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइज एज ट्रांससेलुलर. इसको ट्रांससेलुलर भी कह सकते हैं. तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग कैन बी क्लास्ड into two categories. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था, फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस. अगर 2 मार्क्स में आता है फिनोसाइटोसिस तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग. ये दो चीज़ें काफ़ी हैं इसको डिफाइन करने के लिए. तो फिनोसाइटोसिस मतलब आपकी जब सेल मतलब ड्रग आपकी लिक्विड स्टेट में होगी और वो एनगल्फ करी जाएगी तो फिनोसाइटोसिस होगा, और अगर फैगो मतलब सॉलिड फॉर्म में ड्रग होगी और उसको एनगल्फ करके दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा तो वो फैगोसाइटोसिस होगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आगे भेज दीजिए, शायद किसी और के काम की हो तो उससे पसंद आ जाए. थैंक यू.